डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। आपने एक फंक्शन बनाया सम का, ठीक है। इसके अंदर आपने यहाँ पे बना तो नहीं बना, ठीक है, कमेंट है। सम का फंक्शन बनाया, इसमें आपने a लिया, b लिया और c लिया, 3 वैल्यूज़ ली, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसका रिज़ल्ट रख दिया लेट रिज़ल्ट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसका रिटर्न कर दिया रिज़ल्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने कहा लेट आर एस इज इक्वल टू सम 4 5 6, तो क्या जवाब आएगा आर एस में, क्या जवाब आएगा 15, ठीक है। तो इसने 3 रकमों को आपस में जमा कर दिया। फर्ज करें अब ये फंक्शन, तो अगर मैं इधर ये रकम पास नहीं करता, तीसरा सेव करता हूं, तो मेरे पास एक एरर आ जाता है। इसको हम कहते हैं NaN, नॉट अ नंबर। ये एक ना स्पेशल किस्म का एरर होता है जब कोई जो प्रोग्राम है हमारा ना, कोई मैथ परफॉर्म करने लगता है ना, तो वो कर नहीं पाता, तो वो एरर दे देता है हमें ये NaN का। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, अभी उसको हम console.log, मैंने कहा 6 प्लस a, क्या जवाब आएगा, इसका क्या जवाब आएगा, उसको छोड़ दो अभी फंक्शन को, इसका क्या जवाब आएगा, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा। हाँ, प्लस का काम क्या है, जमा करना, लेकिन अगर स्ट्रिंग आ जाए उसके आगे राइट लेफ्ट पे, फिर क्या करता है, जोड़ देता, तो क्या रिजल्ट आएगा 5a, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे डिवाइड कर दूं इसको, तब ये कोई मैथ का ऑपरेशन है, लेकिन ये अब हो नहीं सकता। सेव करते हैं तो NaN का एरर आ जाता है, यानी मैं 5 को डिवाइड करना चाह रहा हूं a पे, तो वो नहीं हो सकता। जमा हो सकता था, क्योंकि जमा के 2 काम थे, या तो जमा कर देता, कर ले साइलेंट पे, तो या तो जमा कर देता या फिर जोड़ देगा। लेकिन ये डिवीजन है या मल्टीप्लाई है, इस तरह के जो काम है ना, उसके लिए उसको चाहिए दोनों साइडों पे नंबर लाजमी, अदरवाइज कोई मसला आएगा तो ये एक एरर आ जाएगा आपके पास NaN का, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ पे भी यही मसला हो रहा है। वो C को भी जमा करना चाह रहा है, लेकिन C की कोई वैल्यू नहीं दी हमने यहाँ पे। तो जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं देते, तो याद है क्या वैल्यू आती है, अनडिफाइंड। अगर आपको याद हो यहाँ पे, तो लेट ए, अगर हम इसको ऐसे कर दें, यानी इसकी वैल्यू ना दें, कंसोल लॉग करें, हम a को सेव करें, तो अनडिफाइंड एक वर्ड आता है, अनडिफाइंड एक वैल्यू। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो क्या करना चाह रहा है, वो C के साथ जमा करना चाह रहा है अनडिफाइंड को। यहाँ पे तो अनडिफाइंड आ गया ना अब, ठीक है, क्योंकि हमने तीसरी वैल्यू पास नहीं की, तो इसलिए आपके पास NaN का एरर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये कह रहा है कि मुझे 3 वैल्यू लाजमी चाहिए, लेकिन हम इसे कहते हैं कि नहीं यार, जो तीसरी है ना, ये ऑप्शनल है, ये अगर आ जाए तो सही है, नहीं आती तो आप इक्वल टू 0 कर लो, कि भाई आपकी वैल्यू जो है ना वो 0 रहेगी। अगर आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो अब मैं यहाँ पे अगर C लिखता हूँ, तो अब मेरे पास 9 आएगा। क्यों, 4 और 5 9 जमा 0 9। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, अब क्या आएगा 0। मैथ आती है, ये क्या हुआ, हाँ, ये वो जो होता है आपका, हाँ, वो जो रूल होता है ना कि पहले क्या आएगा फिर क्या जमा होगा, तो पहले मल्टीप्लाई होगा। तो ये अगर मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तब आपके पास आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 के साथ जो भी ज़रब खाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझाने वाली बात क्या है कि इस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं किसी की,
किसी पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब ये पैरामीटर जो तीसरा है ना, ये ऑप्शनल हो गया, और ये ऑप्शनल जो है ना हम एंड पे रखते हैं, दरमियान में नहीं रखते। अब दरमियान में मैं कैसे रख सकता हूँ, ये देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू b की भी ऑप्शनल कर देता हूँ 0, ये मैं रख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि ठीक है, और c की वैल्यू मैं कहता हूँ कि ये 0 नहीं है, तो मैं कैसे रखूँगा, ये क्या आंसर आएगा मुझे बताओ, सोच के बताओ क्या आंसर आएगा इसका, सोचो ज़रा क्या आएगा, मुझे नहीं पता, बताओ। NaN आ रहा है, NaN क्यों आ रहा है, NaN क्यों आ रहा है, हाँ, NaN इसलिए आ रहा है आपका, देखो क्यों आ रहा है, A पहला पैरामीटर है, B दूसरा पैरामीटर है, इसको तो नहीं पता ना, यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई 5, B की वैल्यू आ गई, C फिर मिस हो गया हमारा। तो हम कोशिश करते हैं ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, या तो इसको भी मुझे अब डिफ़ॉल्ट देनी पड़ेगी 0, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब आपका आंसर सही आएगा कि भाई अगर तो B की वैल्यू भी आ जाए, लेकिन जमा का काम होता है 2 रकमों को जमा करना, तो हम कम से कम 2 तो लेंगे ना भाई, कम से कम 2 तो लेंगे ना, तीसरी हम ऑप्शनल रख देते हैं। अब तीसरी वैल्यू अगर कोमा लगा के 9 आ जाती है तो क्या आंसर आएगा, अब क्या आंसर आएगा, 18 होगा, 9 क्यों होगा, तीसरी वैल्यू आ गई ना। अब ये 0 नहीं चलेगा, 0 तो इस केस में है कि अगर वैल्यू नहीं पास की तब 0 आएगा, अगर कोई वैल्यू पास कर दी तो वो वही वैल्यू आएगी, तो ये इग्नोर हो जाएगा, ये वाला 0 इक्वल 0। ये होती है डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, कि अगर पैरामीटर नहीं आया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी उसकी 0। ये कुछ भी कर सकते हैं, फ़र्ज़ करो मैं 10 कर दूँ और यहाँ पे ना भेजूँ मैं, क्या आंसर आएगा बताओ, 19, क्योंकि अब इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई 10, क्योंकि अगर मैंने वैल्यू ना भेजी तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये वाली उठा के यहाँ पे प्रिंट कर देगा, 10 रख देगा। अगर मैं यहाँ पे भेज दूँ 1, अब क्या आंसर आएगा, 1 मिनट आप बताओ, बोल दिया करो, क्यों डरने की क्या बात है, क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि अब मैंने तीसरी वैल्यू दे दी, ठीक है, तो 10 आएगा। अगर मैं ना दूं फिर ये उठा लेगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो ये आपके इस तरीके से फंक्शंस काम करते हैं आपके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, और अगर आपने आर्ग्यूमेंट जितने हमने दिए होते हैं मोस्टली हम उतने ही पास करते हैं यहाँ पे डाटा, ठीक है ना, हमने जितने होल बनाए हुए हैं अंदर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अंदर आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अच्छा अब एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या काम करता है, फ़र्ज करते हैं, ये मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, एक फंक्शन है, उसको जब हम स्ट्रिंग पास करते हैं ना, और उसको कहते हैं कि अपर, तो अपर केस कर दो, अगर उसे हम कहें लोअर तो जो भी है उसको लोअर केस कर दो, हम उसको बताएंगे। अब मैं थोड़ा सा लॉजिक लिखने लगा हूँ, मैं बल्कि एक काम करते हैं, हाँ इससे बेहतर हम एक और काम करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, हमारे पास 3 फंक्शन बनाए थे ना हमने, सम का, मल्टीप्लाई का, माइनस का, ठीक है। तो अब ये तरीक़ेकार सही नहीं होता, हम एक काम के लिए 3 फंक्शन नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं मतलब, लेकिन ये लॉजिकली अच्छा नहीं है। एक डेवलपमेंट, अच्छी डेवलपमेंट क्या होती है, तो वो क्या करेगा, अब मैं एक ही फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर तीनों काम होंगे। अब वो कैसे होंगे, हमने कंडीशंस पढ़ी हैं उसकी बेस पे। अब देखो, कस्टम कैलकुलेटर, अब एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, फंक्शन, ठीक है, इसका नाम है कैलकुलेटर। अब ये क्या करेगा, ये a,b लेगा, ठीक है, और एक लेगा और ऑपरेटर, फर्ज कर लेते हैं इसका नाम, ये नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, ये ऑपरेटर मैंने लिख दिया, तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे ए बी लिखा है, XYZ कुछ भी रख सकते हो,
ये बेसिकली एक किस्म के प्लेस होल्डर होते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि एक जगह रखी होती है लेकिन असल की जगह पे, ठीक है। तो ये प्लेस होल्डर है, 3 प्लेस होल्डर है। मैं यहां पे कंडीशन लिखता हूं, इफ ऑपरेटर जो है वो इक्वल होता है प्लस के। तो अब बंदा क्या करना चाह रहा है, इन दो रकमों को ए और बी को जमा करना चाह रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बाहर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट RESULT इज इक्वल टू, बल्कि इनिशियल वैल्यू इसकी खाली रखते हैं या 0 रख देता हूँ इनिशियल वैल्यू इसकी मैं, ताकि वन डिफाइंड वाला मसला ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ रिजल्ट अब बराबर है किसके, A जमा B के। अच्छा, वो कहता है कि एल्स इफ, अगर मैं ऑपरेटर भेज दूं माइनस वाला, यानी ऑपरेटर की वैल्यू अगर आ जाती है ऐसे, इट मीन्स कि ये माइनस करवाना चाह रहा हूँ ए में से, यानी अब ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू A माइनस B, ए में से B को माइनस करवाना चाह रहा हूँ। एल्स इफ, अब देखो एल्स इफ वगैरह के यूज कैसे होते हैं। ओहो, तो मैं कहता हूं अगर उसने ऑपरेटर भेजा कौन सा, मल्टीप्लाई वाला, तो अब ये क्या करेगा, रिजल्ट बराबर होगा A मल्टीप्लाई बाय B। अब ये मल्टीप्लाई करना चाह रहा है, और इस इफ कंडीशन से यहां से एल्स से बाहर आके इस फंक्शन के अंदर ही रह के और इस रिजल्ट वाली वेरिएबल को मैं रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ना मेरा 3 चीजें लेगा, 2 रकमें लेगा A और B की जगह, और तीसरा ऑपरेटर लेगा, यानी कि ये लेगा या ये लेगा या ये लेगा, ठीक है। हम 3 को हैंडल कर रहे हैं, 4 को, 5 को, 6 को, जितने को भी हैंडल करना चाहो आप कर सकते हो। मैं 3 को हैंडल कर रहा हूं, ठीक है जी। अब मैं इसका लेट RES इज इक्वल टू, अब मैं इसे चलाता हूं कैलकुलेटर। पहले मैंने कहा 5 6 कोमा स्ट्रिंग के अंदर अब मैं भेज रहा हूं प्लस, तो अब क्या होगा रिजल्ट में बताओ, RES में क्या वैल्यू आएगी बताओ, 11। सेव करते हैं 11। अगर मैं यहां ऑपरेटर चेंज करके भेज दूं मल्टीप्लाई, अब क्या होगा, 6 5 30। एक ही फंक्शन कितने काम कर रहा है, माइनस कर दूं तो -1। क्या हुआ, फंक्शन के अंदर जाके मैंने कंडीशंस लिख दी और तीसरे ऑपरेटर को मैंने एज ए ऑपरेटर ले लिया। तीसरी पैरामीटर को मैंने कहा कि अगर ये प्लस हो तो इट मीन्स कि ये 2 रकमों को प्लस करना चाह रहा है, माइनस हो तो ये 2 रकमों को माइनस करना चाह रहा है, मल्टीप्लाई हो तो 2 रकमों को मल्टीप्लाई करना चाह रहा है। तो ये देखो कंडीशंस का यूज़ किया मैंने, ज़रा सोच समझ के चीज़ें करनी है, लूप्स का यूज़ कर, जो जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं ये यूज़ होंगी। अब देखो मुझे 3 फंक्शन को मैंने एक ही फंक्शन के अंदर सम कर दिया, मतलब एक ही फंक्शन बना दिया मैंने, तीनों काम कभी कर रहा है। तो ये प्रोग्रामिंग जो होती है, ये जब कहा जाता है ना कि यार ये बड़ा अच्छा प्रोग्रामर है, तो वो क्यों अच्छा होता है कि वो कोड कम से कम लिखता है और काम ज़्यादा करता है, ठीक है। एक अच्छा और बेहतरीन प्रोग्रामर में यही फ़र्क होता है कि अगर उसने, एक बंदे ने, एक जूनियर डेवलपर है, उसने अगर 20 लाइनों में एक काम किया है तो सीनियर जो बंदा होगा वो वही काम 10 लाइनों में कर देगा, जैसे अभी मैंने आपके सामने किया। अब हमें इससे पहले हमने 3 फंक्शन बनाए, सम का, मल्टीप्लाई का, माइनस का, इसी तरह मॉड्यूलस लेने का फंक्शन हो सकता था, इसी तरह कोई और काम भी हो सकता था। तो ऑपरेटर की बेस पे एल्स इफ लगाते रहे हम। डिवीजन का ले लो आप, या हम कहते हैं मॉड्यूलस का, कोई इस तरह का ऑपरेटर बनाना है कि इसका कोई मॉड्यूलस रिटर्न करे, तो एल्स इफ। तो मैं कहता हूँ कि अगर ऑपरेटर उसने भेज दिया इस तरह वाला, तो इट मीन्स वो चाह रहा है कि मैंने मॉड्यूलस लेना है, पहली रकम का दूसरे पे मॉड्यूलस लेना है। तो मैं कहता हूँ रिजल्ट अब बराबर होगा इज इक्वल टू क्या आएगा, A मॉड्यूलस B, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे पास करूँ 5 5 और इधर पास करूँ 2 और यहाँ पे लगा दूँ ये वाला ऑपरेटर, तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर इसका 1 है। ये मॉड्यूलस लेने, इस तरह देखो अब ये 4 ऑपरेशन एक ही फंक्शन से हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही, इसको मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, तो इस फंक्शन का मज़े की यही चीज़ होती है कि डिफरेंट काम कर सकता है। यहाँ पे मैं इसके साथ लगा दूँ मल्टीप्लाई, अब ये जो
ये जो है अब ये रेस्ट 2 के अंदर क्या आएगा 10, 5 दूना 10। अब ये फंक्शन जितनी मर्जी दफ़ा इसको यूज़ करो, 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर, चारों ऑपरेशन अलग-अलग करके देख लो, तो एक ही फंक्शन 4 मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन कर रहा है। तो ये काम होता है आपका फंक्शंस का। जैसे कि आपके पास कोई छोटी मोटी चक्की है तो उसके अंदर गंदुम भी पिस रही है, उसके अंदर राया भी पिस रहा है, उसके अंदर कोई और चीज़ भी पिस रही है, जो भी दाने हम डालें उसमें वो पीस देगी। कोई ऐसी मशीन है हमारे पास, तो ये उस तरह का फंक्शन। कीमा वाला भी हमने देखा, उसमें बकरे का डाल रहे हैं वो भी है पिस रहा है, और उसमें जो भी हम कीमा डाल रहे हैं, गोश्त डाल रहे हैं, वो पिस के बाहर आ रहा है, कीमा बन रहा है। तो ये इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट्स का, ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं अपने फंक्शन को बेहतर करने के लिए। कंडीशन देखो मैंने यूज़ की, इसी तरीके से मैंने ऑपरेटर, इसको मैंने एक ऑपरेटर ये वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। फ़र्ज़ करो A B C कर देता, तो अब मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ता, ये ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पे इसको C करना पड़ता, सबको C C C, सेम रिजल्ट। यानी ये जो नाम होते हैं ये फंक्शन के अंदर होते हैं, अंदर चलते हैं, बाहर नहीं चलते। ये जो ABC लिखा मैंने, ये फंक्शन के अंदर काम करने के लिए हैं, ठीक है, बाहर की दुनिया से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। और जब फंक्शन चलाते हैं तब इनकी जगह पे हमें एक्चुअल डाटा भेजना पड़ता है, एक्चुअल डाटा जो हम भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये किस्म का ये आपका फंक्शन, मैं इसको दोबारा ऑपरेटर ही कर देता हूँ क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स के नेम हम ऐसे लिखते हैं जो समझ भी आए, ठीक है ना। कि ऑपरेटर तो इट मीन्स कि पढ़ के ही अगर कोई फंक्शन चला रहा है या जिसको डिस्क्रिप्शन दी है उसको पता लग जाएगा कि यार A B और ऑपरेटर मांग रहा है, इट मीन्स कि हो सकता है, और उसका नाम भी बता रहा है, कैलकुलेटर बना हुआ है कुछ, तो A और B 2 रकमें होंगे, ऑपरेटर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जो ऑपरेटर हमने पढ़े हैं कैलकुलेशन वाले ऑपरेटर्स, मैथमेटिक ऑपरेटर्स, ये वो यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये फंक्शन ये काम कर रहा है, ठीक है। तो